साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गांधी मार्ग में प्रकाशित कुमार प्रशांत के संपादकीय की। ये संपादकीय नवंबर-दिसंबर 2020 अंक से आप तक पहुंचाई जा रही है। इस वीडियो के जरिए ये अंक अन्नदाता का आर्तनाद शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, जिस पे किसान आंदोलन और खेती किसानी पर विशेष रूप से सामग्री प्रकाशित की गई थी। तो पेश है इस अंक की संपादकीय, जिसका शीर्षक है शुरू में, जिसके लेखक हैं कुमार प्रशांत। सारा देश आज हल की नोक पर है। एक दिन के राष्ट्रीय उपवास और फिर एक दिन के राष्ट्रीय बंद ने किसानों का खेत बहुत बड़ा कर दिया है और अच्छी फसल के आसार हैं। देश हैरान है, किसान चकित हैं और सरकार अवाक है। दिल्ली कूच लंबी लड़ाई की पूरी तैयारी से किसानों का लगातार आते जाना, किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाबंदी, सरकार की तमाम रोकथाम के बावजूद किसानों का दिल्ली में प्रवेश, किसानों द्वारा अपनी मांगों की एकदम छोटी व पारदर्शी प्रस्तुति, सरकार के आरोपों व जालों में न उलझने का उनका सयानापन, राजनीतिक दलों को उनकी मर्यादा में रखने की किसानों की सावधानी, सब एक नया ही आलम रच रहे हैं। हम ये भी पहली बार ही देख रहे हैं कि सरकार और उसकी पुलिस का पूरा जोर भी न किसानों का रास्ता रोक सका, न उनका सैलाब। उनकी नाक के नीचे से निकलता हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे जनता में फैलता जा रहा है। जब भी किसी आंदोलन को जनता उठा लेती है, तब उसका चरित्र भी और उसकी व्याप्ति भी इसी तरह बदलने व बढ़ने लगती है। राजनीतिज्ञों को ये ज्ञान घुट्टी में मिलता है कि जनता का मतलब भीड़ होता है और वोट से अलग व अधिक उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। अब जनता का ये नया मतलब व उसकी ये नई हैसियत देख व समझ पाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसलिए सरकार व उसकी पार्टी की तरफ से इतने खोखले आरोपों, तिकड़मों और गालियों की बौछार है। सच व झूठ की विभाजक रेखा तो इस सरकार ने कब की मिटा दी है। अब ये कुर्सी प्रेम व राष्ट्र प्रेम के बीच का फासला भी मिटा देना चाहती है। केंद्र सरकार इस आंदोलन के साथ वो सब कर रही है जो किसी भी आंदोलन को तोड़ने, थकाने, भटकाने, खरीदने, भरमाने के लिए सरकारें करती रही हैं। लेकिन लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का अपार बहुमत जनता के बहुमत के सामने कितना अर्थहीन व खोखला होता है, ये एक बार फिर दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बड़ी कीमत चुकाकर ये सच पहचाना था। अब नरेंद्र मोदी की बारी है। खेती किसानी को विकल्पहीन गहन राष्ट्रीय कर्तव्य व अद्भुत रचनात्मक कार्य न मानने वाली सरकारें इसे सामान्य व्यापार धंधे की तरह देखती हैं और तौलती हैं कि खेती किसानी बड़ी कि उद्योग धंधे। जवाब हमेशा उद्योग के पक्ष में आता है, क्योंकि उद्योगों की असली कमाई काले रंग की होती है, जो सत्ता की काली कोठरी में कैसे खो व खप जाती है पता ही नहीं चलता है। इन दोनों की साझेदारी इसलिए ही खूब फलती फूलती रही है। इसलिए जब देश दुनिया में कोविड की मृत्यु लीला जोम पर थी, भारत सरकार ने चोर रास्ते से 3 कृषि बिल बनाए व अध्यादेश द्वारा उसे देश पर थोप दिया। किसान पूछते हैं, किस किसान या किस किसान संगठन ने ये मांग की थी, या किस किसान या किसान संगठन से पूछकर ये 3 बिल बनाए गए, तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। वो ये रहस्य कैसे खोले कि उसने ये 3 बिल अपने साझेदारों की सुविधा देखकर उनसे सहमति लेकर बनाए हैं। इसलिए वो चुप है, डरी हुई है, और डर जैसी कायरता पैदा करता है, वैसी कायरता के माहौल में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन पिछले माह भर से चल रहा है।
केंद्र व राज्य सरकारों में जो आज ऐसे लोग साहिबे मसनद हैं कि जिनकी जन्म कुंडली जयप्रकाश के सन 74 के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में लिखी गई है, पता नहीं उन्हें यह याद है कि नहीं कि जब 4 नवंबर 1974 को बिहार की जनता अपनी राजधानी पटना आना चाहती थी तो उसने पटना पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन कायर व डरपोक सरकार ने क्या क्या किया था। और तब हम सबको क्रांति का संस्कार देने वाले लोकनायक जयप्रकाश ने पटना के गांधी मैदान की अभूतपूर्व ऐतिहासिक सभा में क्या कहा था। शर्म भी शर्मा कर मुंह छिपा ले, ऐसा वो प्रसंग था। तब जयप्रकाश ने जो कहा था वह डंके की आवाज की तरह आज भी कानों में शब्द सा गूंजता है। मुझे नहीं मालूम कि अंग्रेजों के राज में भी कभी ऐसा हुआ कि जनता का एक शांतिमय प्रदर्शन हो, जनता अपनी राजधानी में प्रदर्शन करने आ रही हो, कि जिनको उसने चुनकर एक बार भेजा था उनको अपनी आवाज़ सुनाएंगे, शांतिमय ढंग से आएंगे, शांतिमय ढंग से जाएंगे। तो ऐसी घेराबंदी हुई हो कि जैसे पाकिस्तान की कौन सी ताकत है, शायद चीनियों का हमला होने वाला है। उस दिन पटना जैसे एक बेसिज्ड सिटी, एक अवरुद्ध शहर बना दिया गया था। अब भी ये बैरिकेड्स सब लगे हुए हैं, जहाँ तहाँ ये बांस बल्ला जो लगा है सब तरफ। इन्हें देखकर एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, कब तक ये सब रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो पटना का ऑर्नामेंट है, पटना के ये आभूषण हैं। तो मित्रों, तो बिहार की ये सरकार और ये मंत्रिमंडल अपने पैरों की जंजीरों को, इन बेड़ियों को जो इस कटघरे के रूप हमारे सामने खड़े हैं, जिनके अंदर इनका निवास है, इनके दफ्तर हैं, इनकी विधानसभा बैठती है, इन हथकड़ियों को, इन बेड़ियों को इन्होंने अपना आभूषण मानकर गले लगा रखा है। अपने को जेल में बंद कर रखा है इन्होंने, और जनता से भय खाते हैं। 11 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को भी हमारे आंदोलन पर जो प्रत्याक्रमण पटना में सीपीआई और कांग्रेस की तरफ से हुआ, उसमें जयप्रकाश नारायण को और हमारे साथियों को, आप सबको लोकतंत्र के बहुत से सबक सिखाए गए हैं। मेरा एक ही प्रश्न है सीपीआई से भी, हालांकि सीपीआई ने लोकतंत्र पर कब विश्वास किया भगवान जाने। जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट राज है दुनिया में, वहाँ वहाँ कैसी डेमोक्रेसी है, कौन सा विचार स्वातंत्र्य है, जनता को कैसी स्वतंत्रता है अपना संगठन बनाने की, अपनी पार्टियां बनाने की, वो सबको मालूम है। उसी लोकतंत्र को सीपीआई अपनी डेमोक्रेसी कहती होगी। तो भारत की जनता ने जब अपना संविधान बनाया था तो उसी में लिख दिया था कि हमारे लोकतंत्र का नक्शा क्या होगा, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे, भारत के छोटे से छोटे, अदना से अदना नागरिक के अधिकार क्या होंगे, मौलिक जन्मजात जो उससे छीने नहीं जा सकते, सब लिख दिया है अपने संविधान में। तो सीपीआई की उस डेमोक्रेसी को तो भारत की जनता ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। लेकिन जब कांग्रेस के लोग भी वैसी ही बात करते हैं तो उनसे एक ही प्रश्न करता हूँ, बरुआ साहब से भी और जगजीवन बाबू से भी, कि डेमोक्रेसी की किस पुस्तक में ये लिखा है या किस लोकतांत्रिक देश का यह व्यवहार है, यह आचरण है कि शांतिमय जुलूस, शांतिमय प्रदर्शन लेकर गांव-गांव से जनता आ रही है पटना लूटने के लिए नहीं, विधानसभा में आग लगाने के लिए नहीं। कभी ऐसा किया नहीं जनता ने। वह जो आ रहे थे वह केवल उनका जो जन्म सिद्ध अधिकार है उस पर अमल करने आ रहे थे कि वह अपने प्रतिनिधियों मंत्रियों को सुना दें, तुम प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे, कुर्सी गद्दी छोड़ दो, मंत्रियों इस्तीफा दो, विधायकों इस्तीफा दो। लाखों की सभा से जयप्रकाश ये नारा दोहराने को कहते हैं और जनता की आवाज़ से आसमान गूंज उठता है। यह क्या बगावत है? ये जनता का अधिकार नहीं है क्या? यह पाप है? कहाँ पढ़ा है इंदिरा जी ने कि बरुआ साहब ने या इनके दूसरे साहबानों ने कि जनता अपनी राजधानी में आ रही हो तो किलेबंदी कर उसे घुसने नहीं दिया जाए? क्यों इनको रोका गया? किस लिए रोका गया? इसका कोई उत्तर है किसी के पास? इधर गंगा के किनारे के इलाकों से, हाजीपुर आदि से सारी नावें
पुलिस वाले लेकर कहीं रख आए। छपरा, नायगांव आदि की तरफ से आने वाली नावों को पुलिस ने गंगा में डुबा दिया। केलों के खंभों पर, बांस की टिक्कियों पर लोगों ने गंगा पार की है, और तब गंगा आज की तरह सिमटी हुई नहीं थी। इतना सब करके लोग आए और पहले से दोगुने लोग पटना पहुंच गए। तो लोकतंत्र का कौन सा सबक बरुआ साहब और जगजीवन बाबू मुझे सिखाना चाहते हैं? यही है लोकतंत्र का उनका आदर्श। तो इनको जनता का भय है। क्या भय है? राष्ट्र कवि दिनकर जी की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यही भय है इनको। इसी से भयभीत होकर पता नहीं कितनी सीआरपी और बीएसएफ को बाहर से बुलाया इन्होंने। मित्रों, ये लोकतंत्र नहीं है। धीरे धीरे खिसकते हुए ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। क्या इस व्याख्यान की कोई अनुगूंज संपूर्ण क्रांति की हवा में गलती से ही सही थोड़ी बहुत सांस लेने वाले इन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को सुनाई नहीं दी, जब 2020 में अपनी राजधानी दिल्ली आने वाले किसानों का रास्ता रोकने के लिए इन सब ने वह सब अधम कार्य किए कि जिनकी बरुआ साहब ने, कि जगजीवन बाबू ने, कि इंदिरा जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कभी हमारे साथ मिलकर लोकतंत्र का नारा लगाने वालों का यह लोकतंत्र देखकर जयप्रकाश परलोक में तड़पते रह गए होंगे। लोकतंत्र सरकारी मुखौटा नहीं है, बल्कि आस्था है। जो आपके पास नहीं हो तो आप मौके पर खोखली दीवार की तरह ढह जाते हैं। किसानों के इस आंदोलन का क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस सरकार का इकबाल ढह चुका है। इसे कोई भी देख व समझ सकता है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किसानी बाना व जीवन अपना लिया था। ट्रेन के रात भर के सफर में ही अनटू दिस लास्ट पढ़कर और उसे सर्वोदय बनाते हुए उन्होंने ये लिखा और जीवन में धारण कर लिया कि किसान का उत्पादक जीवन ही इंसान का सच्चा जीवन है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि भारत के सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में प्रवेश का उनका रास्ता चंपारण के किसानों के बीच से गुजरता है। फिर खेड़ा, फिर बोरसद, फिर बारडोली, उनके सारे सत्याग्रह किसानों के लिए, किसानों द्वारा किए गए। 1922 में अपने ऊपर चले देशद्रोह के मुकदमे के दौरान अहमदाबाद की विशेष अदालत में गांधी जी ने अपना परिचय किसान व बुनकर के रूप में दिया था। 1929 में नवजीवन ट्रस्ट के स्थापना के दस्तावेज में उन्होंने लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी, उम्र 60 वर्ष, हिंदू, पेशा बुनकरी व किसानी। उन्होंने कांग्रेस का कायाकल्प करते हुए इसके मंच पर भारत के गांवों को, किसानों, मजदूरों को प्रतिष्ठित किया। कांग्रेस की भूषा बदली, भाषा बदली, लक्ष्य बदले और लड़ाई के हथियार बदले। इसके साथ ही बदले इसके नेता भी और सिपाही भी। इन सब के पीछे उनका किसानी मन था। उनके किसान थे। किसान गांधी का जितना अध्ययन जरूरी है वो अभी तक हुआ नहीं है। आज के किसान आंदोलन को और भविष्य के किसी भी किसान आंदोलन को गांधी से बहुत कुछ मिल सकता है, बशर्ते कि वो किसानों के लिए, किसानों द्वारा संचालित हो। आज के किसान आंदोलन के सामने गांधी एक चुनौती है और गांधी उसकी कसौटी भी है। खेती किसानी एक सभ्यता की पैरोकार है, ठीक वैसे ही जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद पनपे उद्योग धंधे एक दूसरी सभ्यता के पैरोकार हैं। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम खेती किसानी को खा जाने वाले उद्योगों के खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसे सारे उद्योग मानवद्रोही, समताद्रोही व पर्यावरण विनाशी हैं। हम कृषि आधारित उद्योगों के हामी हैं। वो होगा तो उद्योगों का रूप भी बदलेगा और चरित्र भी। कांग्रेस छोड़ देने के बाद गांधी ने कांग्रेस से आग्रह पूर्वक खादी ग्रामोद्योग का एक अलहदा संगठन बनवाया और खुद ही ये प्रस्ताव भी रखा कि वह इसके अध्यक्ष रहेंगे। इस संगठन के दस्तावेज को पढ़ना, समझना आज हम सब के लिए जरूरी है। उसमें से किसान आंदोलन का असली चेहरा उभरता है। किसान आंदोलन को समझ लेना चाहिए कि उसकी असली ताकत उसके शांति में रहने में, देश भर के किसानों में फैलने में और अपने आंदोलन को समाज परिवर्तन से जोड़ने में है।
वो इस दिशा में जितनी ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, गांधी से उसका अधिकाधिक जुड़ाव होता जाएगा। उसके बिना ये सिकुड़ता भी जाएगा और बिखरता भी जाएगा। ये बात ठीक से समझ लेने की है और साहस के साथ कहने की है कि वामपंथ या नक्सली होना देशद्रोही होना नहीं है। वामपंथी भी और नक्सली भी इस देश के वैसे ही और उतने ही आधिकारिक नागरिक हैं जितने हम सब हैं। हमारा इन दोनों से बुनियादी मतभेद है, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिणपंथियों से हमारा बुनियादी मतभेद है। वामपंथी और नक्सली क्रांति के जिस रास्ते की पैरवी करते हैं वो बांझ रास्ता है। वो समाज को हिंसा के गर्त में डुबो देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। दक्षिणपंथी जिन प्रतिगामी शक्तियों की पैरवी करते हैं वो समाज को विच्छिन्न करता है, संकीर्ण बनाता है, समाज में घृणा फैलाता है और कायरता को प्रतिष्ठित करता है। ये समाज को अमानवीय बनाने का रास्ता है। हमारा इन दोनों से बुनियादी मतभेद है, लेकिन जब तक ये दोनों भारतीय संविधान के दायरे के बाहर नहीं जाते हैं या संविधान का विद्रूप बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम इनमें से किसी को भी देशद्रोही नहीं मानते हैं, न इन पर बंदिश लगाने की पैरवी करते हैं। इसलिए किसान आंदोलन को भी अपने वामपंथी किसान संगठनों को साथ लेने व उन्हें किसान आंदोलन के घोषित रास्ते पर रखने की कोशिश से बाज आने की जरूरत नहीं है। वामपंथी किसान संगठनों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जन आंदोलनों की मर्यादा के बाहर जाने और अपना अलग बाड़ा बनाने की हर कोशिश अब तक विफल हुई है, आगे भी विफल ही होगी। एक की विफलता सारे आंदोलन को कमजोर करती है, विचलित करती है। किसान आंदोलन को पूरा हक है, हक ही नहीं है बल्कि यही उसकी सही दिशा है कि वो धीरे धीरे नागरिक जीवन के सारे सवालों को अपने दायरे में समेटे और उनके बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। किसान आंदोलन नागरिक स्वातंत्र्य का हामी ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेशर्त समर्थन न करता हो, आर्थिक समानता व सामाजिक समता का मुखर प्रवक्ता न बनता हो, तो वो देश के काम का कैसे बनेगा। उसे भीमा कोरेगांव मामले में बंदी सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की और उन पर खुला मुकदमा चलाने की मांग उतनी ही बुलंदी से करनी चाहिए जितनी बुलंदी से उसे ये सवाल पूछना चाहिए कि कोविड का वैक्सीन देश में कब आएगा और कैसे वितरित होगा। इसकी पूरी योजना सरकार जनता से साझा करे और उसकी साझा नीति बने। किसान आंदोलन की मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों, तभी सरकार से कोई बात होगी। उसकी इस मांग का देश समर्थन करे तो देश की मांगों का किसानों को भी समर्थन करना होगा। ये सौदा नहीं है, जन आंदोलनों का आधार है। इसलिए किसान आंदोलन के नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि उनको कितनी व्यापक भूमिका में कितनी गहराई से सोचना व कदम उठाना होगा। जितना जरूरी ये है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं, शुद्ध किसानों के हाथ में रहे, उतना ही जरूरी ये है कि नेतृत्व का चेहरा निश्चित हो, साफ हो व सर्वमान्य हो। उसकी व्यापक राष्ट्रीय समिति हो और उसका एक छोटा कार्यकारी मंडल हो। इसके संगठन को राष्ट्रव्यापी करने की योजना बनाने वाली संगठन समिति हो, जो सारे देश में किसान यात्रा का आयोजन करे और हर किसान को इससे जोड़े। इसमें किसी भी तरह, किसी भी स्तर पर धर्म, जाति, भाषा, प्रांत का भेद नहीं किया जाए। कहने वाले कहते ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते क्या हैं, करते क्या हैं और अपने मंत्रियों को व अपने दल वालों को क्या क्या कहने व करने की छूट देते हैं। समझना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उस पर भरोसा करना। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसे संभव होता कि कोई केंद्रीय मंत्री कहे कि इस आंदोलन के पीछे चीन व पाकिस्तान है। जैसे किसान देशद्रोहियों से हाथ मिला बैठे हैं। किसानों के साथ वार्ता कर रहे मंत्रियों में से कोई कहे कि अब ये आंदोलन वामपंथियों, नक्सलियों के हाथ में चला गया है, जैसे वामपंथी या नक्सली इस देश के नागरिक नहीं हैं। कोई कहे कि हम इन्हें ऐसा या वैसा सबक सिखाएंगे, जैसे किसानों से नहीं गुंडों से निपटने की बात हो रही है।
कोई कहे कि ये किसान हैं ही नहीं, आतंकवादी खालिस्तानी हैं। सरकार से असहमत सभी आतंकी या खालिस्तानी होते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कहें कि किसानों को भड़काकर विपक्ष उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई क्या किसान एकदम मूर्ख भीड़ हैं जिन्हें कोई भी भड़का सकता है? और सरकार की चूकों को निशाने पर लेना विपक्ष की जायज लोकतांत्रिक भूमिका नहीं है। ये सब और कितना कुछ अनर्गल लगातार कहा जा रहा है और न प्रधानमंत्री न पार्टी अध्यक्ष किसी से सफाई पूछते हैं, न किसी को रोकते हैं। तब लोगों को, किसानों को ये कहने का मजबूत आधार मिल जाता है कि यह सब इनके इशारे पर ही किया जा रहा है। सरकार इन सबको निराधार साबित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी फिक्की की 93वीं वार्षिक सभा में कहा कि उनकी सरकार नीति और नियत दोनों से किसानों के भले के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसे ही सरकार का आधारभूत वक्तव्य मान कर चलें तो यही सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी स्वर्णिम अवसर के द्वार खोल सकता है। बगैर कोई समय गंवाए सरकार को अभी के अभी किसान आंदोलन की गेंद किसानों के पाले में फेंक देनी चाहिए। उसे करना सिर्फ इतना है कि जिन 3 कृषि कानूनों की पूरी वापसी पर किसान अड़े हुए हैं, उन्हें सरकार बेशर्त वापस ले ले और किसानों से कहे कि वह 6 माह के भीतर सारे देश को जो कबूल हो सके ऐसी कृषि व्यवस्था का खाका बनाकर पेश करें। इस अवधि में सारी पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। कृषि संबंधित कोई परिवर्तन लागू नहीं किया जाएगा। ये बदनीयत से न किया जाए, किसानों के प्रति पूर्ण सदाशयता रखकर किया जाए। अब किसान अपना सर जोड़ने से पहले उन्हें अपना धड़ जोड़ना पड़ेगा, और वो भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उन्हें खेती किसानी का एक ढांचा बनाना होगा और उस पर सारे देश के किसानों की सहमति बनानी होगी। किसानों के उस प्रस्ताव पर संसद में खुला विमर्श हो, किसानों में भी और समाज में भी उसकी व्यापक चर्चा हो, विशेषज्ञ उसे जांचें, मीडिया उसकी शल्य चिकित्सा करे और फिर हम देखें कि खेती किसानी का किसानों का नक्शा कैसा उभरता है। ये एकदम नई लोकतांत्रिक पहल होगी जो किसानों को निर्णायक भूमिका में ला देगी। तब सिंधु और टिकरी सीमा पर धरना आप से आप सिमट जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे और किसानों को अपने खेतों खलिहानों की तरफ लौटना होगा। अपने खेतों खलिहानों की तरफ जाने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें देश भर के किसानों के साथ विमर्श करके निकलना पड़ेगा। कौन किधर जाएगा और कौन किससे क्या बात करेगा, ये सारा कुछ तो किसान आंदोलन को ही तय करना होगा। मैं चाहूँगा कि सरकार उनके लिए विचार विनिमय की पूरी व्यवस्था कर दे, उनके सफ़र आदि की आवश्यक सुविधा बना दे। ये एकदम नया व लोकतांत्रिक प्रयोग होगा। ये एक बार शक्य हो गया तो केवल किसानों पर नहीं, बल्कि जो भी समूह संगठित रूप से अपनी मांगे लेकर सामने आएगा, उस पर ये जिम्मेवारी होगी कि वो वैकल्पिक व्यवस्था का अपना नक्शा भी देश के सामने विचारार्थ पेश करे। विरोध हमारा काम, समाधान खोजना दूसरे का, ये चलन समाप्त होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को अपनी राजनीति का शिकार बनाया है, दूसरे नहीं। दरअसल सारे राजनीतिक दल ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। इन्होंने गांवों को दलिस्तान में बदलकर उनकी कब्र खोद दी है। हमारे सारे कानून सत्ता संपत्ति धारियों के हित में बनते हैं, जिसके आधार पर कारपोरेट अपनी कमाई और राजनेता अपनी राजनीतिक कमाई कर सकें। सरकार जोर जोर से कह रही है कि इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान शामिल हैं, क्योंकि वहां की कांग्रेस सरकार उन्हें भड़का रही है। लेकिन वो ये तथ्य छिपा लेती है कि जो 9 सितंबर 2020 को राज्यसभा में उसने जाहिर किया है। उसने बताया कि 2016 में पंजाब और हरियाणा के किसानों से केंद्र ने अपनी ज़रूरत का 66% गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा था। ये खरीदी अब मात्र 47% रह गई है। अकेले पंजाब से जो 41% खरीदी होती थी, वो अब 24% रह गई है। अब सरकार अपनी ज़रूरत का गेहूं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ले रही है। 2016 में उत्तर प्रदेश से मात्र 8%
और मध्य प्रदेश से 26% खरीदी होती थी, जो इस साल बढ़कर क्रमशः 15% और 37% हो गई है। ये मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसानों की हित चिंता में नहीं किया गया है, शुद्ध राजनीतिक फसल काटने की कोशिश में किया गया है। ऐसी ही राजनीति धान की खरीदी में भी हो रही है। अपनी ही जनता से ऐसा भेदभाव करना तो अंग्रेजों ने हमें सिखाया था। ये किसानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और अपने राज्य के किसानों की वफादारी खरीदने की क्षुद्र कोशिश है। इसलिए किसानों के लिए ये समझना जरूरी है कि वह आज एक नहीं हुए तो कल बचेंगे ही नहीं। यदि निजी व्यापारियों को किसानों से सीधे फसल खरीदने की बेरोक छूट मिलती है तो न्यूनतम मूल्य जैसी कोई चीज़ बचती ही नहीं है। सच ये है कि इस सरकार की तरह ही पिछली सरकारें भी अपने कर्ज तले दबकर दम तोड़ती रही हैं और चाहती रही हैं कि पहले मौके पर जितनी जल्दी और जिस तरह हो सके न्यूनतम मूल्य का ये बोझा उतार फेंके। आधी रात में धड़फड़ी में कच्चा पक्का काम करने में माहिर इस सरकार ने वैसे ही ये कृषि कानून बना दिया और नारा उछाला, एक देश एक बाजार। देश एक किधर है? सरकार बनाने से देश एक नहीं बन जाता है। जब नागरिकों का समान अधिकार व अवसर मिलते हैं तब देश एक बनता है। हम आज देश की सुनेंगे तो हमें सुनाई देगा संसाधनों का समान बंटवारा और लागत मूल्य से कम पर कोई खरीदी नहीं तो देश एक है। बाजार की सुनेंगे तो हमें सुनाई देगा पैसा ही हमारा भगवान है। हमें सस्ते से सस्ते में खरीदने और मोटे मुनाफे पर बेचने की छूट हो तो देश एक है। बाजार का ये सूत्र स्वीकार हो गया तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सरकार किसकी है। तब राज भी सरकार का नहीं बाजार का होगा। आसमान से नहीं, हिंसा ऐसी ही परिस्थिति में से पैदा होती है जैसे सरकार को बहुत सारी बातों का जवाब देना है, वैसे ही किसान आंदोलन को भी जवाब देना होगा कि जब कोई बड़ा किसान किसी छोटे किसान या बटाईदार को लूटता है तो क्या वो जायज़ है? चाहे खेती हो कि उद्योग धंधा, हर जगह हर तरह की लूट अनैतिक है, असंवैधानिक है, हिंसक है। किसान आंदोलन को बताना ही होगा कि खेतिहर परिवार की सबसे कमजोर इकाई के संरक्षण की उसके पास क्या योजना है। हमारे खेतों में रबी की बुआई हो चुकी है। गेहूं, सरसों, चना, धान, मक्का आने वाला है। इसी पृष्ठभूमि में किसान आंदोलन को ये चेतावनी जारी करनी चाहिए कि एक निश्चित अवधि के भीतर सरकार यदि अपने तीनों कानून वापस नहीं लेती है तो किसान अपना कानून खुद ही बनाएंगे। किसान ऐसा कहे व कर सके तो सरकार, कारपोरेट व उद्योगों को वो महंगा पड़ सकता है। आज सरकार पहला कदम क्या उठाए ये तो हमने लिखा ही है। अब ये देखें कि किसान पहले कदम के तौर पर क्या करें। किसान अपने बीच के जानकार किसानों, किसान हित के तटस्थ जानकारों की एक ऐसी राष्ट्रीय समिति बनाएं जो किसानों के कृषि लागत का अध्ययन करे। अध्ययन का पैमाना हो सबसे छोटा, गरीब किसान, गांधी का अंतिम आदमी। ऐसे किसान को अपनी छोटी नुकसान वाली खेती में कितना खर्च आता है, यह वो आंकड़ा है जिसे हमारे सरकारी विशेषज्ञों ने कभी खोजा ही नहीं है या कि हमसे छिपाया है। ये वो जादुई आंकड़ा होगा जिसे सामने रखकर ये निर्धारित करना होगा कि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना मिले कि वो कर्ज में डूबकर आत्महत्या न कर ले, उसका परिवार, उसके बच्चे संसाधनों के अभाव में दम न तोड़ दें। न्यूनतम मूल्य सबसे कमजोर उपज के आधार पर तय होना चाहिए। खेती एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं। किसान अपनी पूरी मेहनत व ईमानदारी से खेती करता है। पैदावार कितनी व कैसी होगी ये उसके हाथ में नहीं है। आज तो हाल ये है कि उसके पास बीज, खाद, पानी, दवाएं कुछ भी अपना नहीं है। जो कुछ है कंपनियों का है या सरकार का है। इसलिए हमें ये खूब समझ लेना है कि खेती की कोई पैदावार खराब या कमज़ोर क्वालिटी की नहीं होती है। वो जैसी पैदा हुई है वैसे में ही उसे लाभकारी बनाना है।
जो कमी रहेगी उसकी भरपाई बीज, खाद, दवा कंपनियों को व सरकार को करनी होगी। कमजोर पैदावार से न्यूनतम दाम तय होगा तो क्रमशः अच्छी पैदावार की प्रीमियम कीमत भी तय होती जाएगी। इससे किसानों का संरक्षण होगा और प्रीमियम कीमत की आय से वे अपनी खेती की गुणवत्ता बढ़ा सकेंगे। जब अधिक व अच्छी फसल होगी तब किसान को बोनस मिलेगा। जहां खेती में पूरा नुकसान हुआ होगा वहां फसल बीमा से उसका मुआवजा दिया जाएगा। खेती की तुलना हम किसी उद्योग धंधे से नहीं कर सकते क्योंकि यह जीवन का आधारभूत अभिक्रम है। यह जीवन चलाता है, जीवन सजाता मात्र नहीं है। अमेरिका के किसान की तुलना में भारत का किसान धेला भर सब्सिडी नहीं पाता है। संरक्षण व संवर्धन तो दूर की बात है। ये मत पूछिए कि यह सब करेगा कौन। यदि गांधी जी की कल्पना का किसान स्वराज्य होना है तो ये सारे सूत्र किसान के हाथ में देने होंगे या किसानों को ये सारे सूत्र अपने हाथों में लेने होंगे। स्वतंत्रता ना तो मुफ्त मिलती है ना आसानी से टिकती है। स्वराज्य की एक व्याख्या तो यह भी है ना कि हम अपने न्याय व अधिकार के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। किसान भी खेती किसानी में अपनी स्वतंत्र हैसियत चाहते हैं तो उसकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। इसलिए किसान समितियां बनेंगी। आज तक सरकारी और निजी किसान समितियां बनती रही हैं। जाति और धर्म के नाम पर या फिर बड़ी जमींदारियों के आधार पर किसान समितियां बनती रही हैं। अब जो बनेंगी वह सामाजिक न्याय व समता के आधार पर बनेंगी, जिन्हें कोई सरकार या निहित स्वार्थ का गठबंधन तोड़ ना पाए। पूरा खेतिहर परिवार जात, धर्म, वर्ग, लिंग, आयु के किसी भी भेद के बिना इन समितियों में शामिल होगा। ये समिति नई हरित क्रांति की सेनापति भी होगी और सिपाही भी। यही समिति अपने सदस्य किसानों से उनका अनाज खरीदेगी। किसान ही न्यूनतम मूल्य घोषित करेंगे, गुणवत्ता की जांच करेंगे, उसी आधार पर ग्रेडिंग और सोर्टिंग करेंगे। सरकार हो कि उद्योग हो कि अनाज का धंधा करने वाले व्यापारी, सभी को इसी निर्धारित मूल्य पर खरीदी करनी होगी। अनाज के रखरखाव की योजना भी किसान ही बनाएंगे। अव्वल तो ये हो कि उस क्षेत्र के सारे सरकारी गोदाम सरकार किसानों को सौंप दे। सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो जिन लोगों ने या कंपनियों ने या सरकार ने जहां जो गोदाम बना रखे हैं, किसान उनका उचित किराया चुकाकर भंडारण करे। इस अनाज गोदाम को बैंक गिरवी रखेंगे और कुल कीमत का 80% किसान समिति को तत्काल चुका देंगे। ये व्यवस्था आज भी बनी हुई है, चलती भी है, लेकिन होता यह है कि इसका सारा फायदा अनाज का धंधा करने वाली बड़ी कंपनियां व कर्ज देने वाले बैंक व बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठा लेती हैं। छोटे व मंझोले किसानों के पास अनाज की मात्रा कम होती है, इसलिए वे आज की व्यवस्था में लूटे जाते हैं। अब फर्क ये होगा कि कीमत भी किसान ने तय की होगी, समिति भी उनकी ही होगी और अनाज का गोदाम भी उनका ही होगा। यही समिति बैंकों से मिली 80% की रकम का अपने किसानों में बंटवारा करेगी। किसानों के हाथ में फसल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा अग्रिम आ जाएगा, जिससे वह बैंक या महाजन के कर्ज से बच सकेंगे। जब समिति लाभप्रद सौदा देखेगी तब बैंक से अनाज छुड़ाकर उसे बेच लेगी और बैंक का धन उसे वापस लाकर बाकी किसानों को उनकी फसल के मुताबिक दे देगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को राह दिखाने आगे आना होगा। इन 3 राज्यों के किसान देश के कुल उत्पादन का लगभग 35% गेहूं, 50% सरसों और 18% चना उगाते हैं। महाराष्ट्र के किसानों का साथ ले लें तो ये 4 राज्य मिलकर 25% चना उगाते हैं। आप सोचिए कि ऐसी एकता बन जाए तो किसान कितनी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। क्या ये सब इतना आसान है जितना यहाँ लिखा जा रहा है? आसान होता तो लिखने की नहीं, करने की स्थिति में होते किसान। ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि ये सब हो, इसके लिए किसान का ही नहीं, सारे समाज का नव संस्करण जरूरी होगा। ये काम कठिन भी लग सकता है और बहुत दूर का भी, लेकिन जो खेत के बारे में सच है वही समाज के बारे में भी सच है। खेत कितना भी बड़ा हो,
हल की नोक जहाँ धंसती है वहाँ से शुरुआत होती है और अंततः सारा खेत जुत जाता है। सफर जितना भी लंबा हो और शिखर जितना भी दूर हो, समाज पहला कदम धरता है तो सफर पूरा होता ही है। अब हम देखें कि ये सब करने में दिक्कतें कहाँ कहाँ आ सकती हैं। पहले 1 या 2 साल आत्म प्रेरित किसानों को इस काम को अपना निजी काम समझकर करना होगा। किसान समितियों को शुरुआती घाटा हो तो उसे सहने की तैयारी रखनी होगी। बहुत सारे दलाल या बिचौलिए आगे आएंगे ताकि किसान पीछे रह जाएं। गोदाम मालिक, कारपोरेट, उद्योग, बैंक, सरकार, नौकरशाही, राजनीतिक पार्टियों के प्रति वफादारी रखने वाले कुछ किसान भी रोड़ा अटकाएंगे। किसानों की दूरदर्शिता व एकता ही इसे विफल कर सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान सत्ताधारियों के झांसे में आकर बाकी किसानों का साथ देने से मुकर सकते हैं। सरकार उन्हें डराकर या लालच देकर अपने पक्ष में कर सकती है, लेकिन देश के बाकी किसान अपने रास्ते पर सच्चाई से डटे रहेंगे तो दूसरे किसानों का भी मोह टूटेगा और वह साथ आएंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ प्रदेशों के किसान न्यूनतम मूल्य से कम दामों पर सरकार और उद्योग को अनाज देने को तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्हें कुछ दूसरे फायदों का लालच दिया जाए। ऐसा हो तो इसका भी धैर्य से मुकाबला करना होगा। देश के बाकी किसानों को समझाना होगा कि वह भी अपनी फसल का दाम तय करें। किसानों के साथ सहानुभूति तथा एकरूपता महसूस करने वाले नौजवानों की यहाँ बड़ी भूमिका होगी। वह देश भर के किसानों में फैलकर इन बातों को फैलाएं। जयप्रकाश ने कहा था कि युवा परिवर्तन की गाड़ी के इंजन बनेंगे तो गाड़ी मुकाम तक पहुँचेगी। उसी भूमिका में युवाओं को आगे आना होगा। बैंक से मिली 80% राशि मुश्किल में किसानों का सहारा देगी, इसलिए उनको होने वाला संभावित नुकसान सीमित किया जा सकेगा। बाजार का गणित ये भी तो कहता है कि आपूर्ति में जब 25 से 30% की कमी हो जाती है तो बाजार में दाम अपने आप ही ऊपर चले जाते हैं। रिकॉर्ड उत्पादन हो या फिर कोविड आदि आपदा के बरक्स सरकार मुफ्त अनाज बांटे तो संभव है बाजार भाव गिर जाएं। ऐसे में किसान समितियां खुद पहल करें और अपना अनाज कम दामों पर भले सही विदेशों को निर्यात करें, लेकिन देश में अपने निश्चित भाव को पकड़ कर रखें। इस तरह देश के ऊंचे और निर्यात के नीचे दामों के औसत की कमाई किसान की कमाई होगी। रबी की फसल तैयार हो इससे पहले इतनी सारी तैयारी कर सकेंगे किसान तो पहल उनके हाथ में आ जाएगी। वह ऐसा कर पाए तो केवल भारत के नहीं दुनिया के किसानों को इससे रोशनी मिलेगी। किसान आंदोलन की यह जिम्मेवारी है कि किसान अपनी जनता से कटे नहीं, अपने हर कदम की जानकारी सार्वजनिक करें तथा ग्राहकों का लगातार शिक्षण प्रशिक्षण होता रहे। ऐसा होगा तो किसान बनाम देश जैसी स्थिति नहीं बनेगी जिसे बनाने की आज सरकार कोशिश कर रही है। ये धर्म युद्ध है जिसमें किसी भी कमजोरी की जगह नहीं है। गांधी जी ने कहीं लिखा है कि एक भाई ने मुझसे किसानों की बात की, मैंने कहा मेरा चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, हमारा प्रधानमंत्री किसान होगा, सब कुछ किसान होगा क्योंकि यहाँ का राजा किसान है। किसी ने कहा प्रधानमंत्री को बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी होना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा था कि किसान को इसकी जरूरत नहीं है। वो बीए एमए करने में पड़ेगा तो फिर खेती नहीं करेगा। उसके पास अनुभव सिद्ध ज्ञान का भंडार होता है और जहाँ तक अंग्रेजी जानने समझने दुनिया भर के नेताओं से बात आदि करने का सवाल है तो हमारे किसान प्रधानमंत्री के एवज में जवाहरलाल उनसे मिलेगा, उनके लिए अनुवादक का काम करेगा। ये बताता है कि उनकी कल्पना में हमारे किसान की कैसी भूमिका शासन में थी और कैसी भूमिका खेत में थी। लेकिन जैसे दूसरे सारे ही मामलों में देश गांधी जी से विपरीत दिशा में गया, इस मामले में भी उसने गांधी जी को भुला दिया। किसान अपने ही खेतों में खेत होता रहा और आज उसके अस्तित्व पर बन आई है। वो सारी कहानी अब बदलेगी यदि हमारे किसान गांधी के किसान बनने की तैयारी करेंगे। इससे
अलावा रास्ता भी नहीं है और सफलता भी नहीं। ये अन्नदाता का आर्तनाद है। हम सुनते भर रहेंगे तो बहरे हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो बहरे साबित होंगे। साथियों, किताबी दुनिया की ये जो मुहिम चल रही है किसान और किसानी, इससे आपको सरोकार हो, आप अपने को जोड़ पाएं और किसानों की पीड़ा को महसूस करें, तो किताबी दुनिया के इस प्रयास को सपोर्ट करिएगा। जो है इसके वीडियो को, इसके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। हमारी कमियों और कमजोरियों को हमसे साझा करिएगा। तो नमस्कार।